हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम जनजातीय विद्रोह यानी जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो झारखंड में 1967 से शुरू हुआ और 1931 तक चला था। और इस विद्रोह में प्रमुख विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह था, और लास्ट में सबसे टाना भगत आंदोलन था। इन सभी के बीच में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिन्हें जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वो ढाल विद्रोह हो गया, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोगता विद्रोह, खेरवार आंदोलन, तिलका मांझी आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, टाना भगत आंदोलन। ये बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे यहाँ पे झारखंड में, जिन्हें जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इन सब सारे आंदोलन जितने हुए, उन सभी का कारण एक ही था। वो राजनीतिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या आर्थिक कारण हो, जितने भी कारण थे सभी एक ही थे। एक आध ही ऐसे विद्रोह हुए थे जो उत्तराधिकारी के लिए लड़े गए थे, लेकिन सारे विद्रोह का जो कारण था वो एक ही था। चाहे वो क्षेत्र भले ही अलग था जनजातियों का। झारखंड में जो क्षेत्र था, जो वो कोल्हान क्षेत्र हो गया या फिर संथाल परगना क्षेत्र हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया या फिर मानभूम क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र अलग थे, विद्रोह अलग हुए थे, लेकिन इन सभी के कारण एक ही थे। तो सबसे पहले हम इनके राजनीतिक कारण को देखते हैं। सारे जनजातीय विद्रोह के राजनीतिक कारण: आंतरिक स्वायत्ता पर आधार। प्राचीन काल से आदिवासी अपने प्रदेशों में आंतरिक स्वायत्ता की स्थिति में रह रहे थे। उनके प्रदेशों के शासक इस स्वायत्ता को छीनने का प्रयास नहीं करते थे। उनके प्रदेशों के शासक, इसका मतलब है कि अंग्रेजों से पहले भी यहाँ पे भले हमारा देश गुलाम नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे शासक हुए थे जो प्राचीन समय से लेके, अगर इतिहास में देखा जाए तो प्राचीन काल से लेके मध्यकाल तक बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने शासन किया, राज किए, लेकिन वो कभी भी ये जो थे जनजातीय थे, इनका जो स्वायत्त था उसको छीनने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ पे प्रवेश करने के साथ ही ढालभूम क्षेत्र में जब इनका ढालभूम विद्रोह हुआ था, यानी पश्चिमी सिंहभूम से जब इनका प्रवेश हुआ, तभी से यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गए, क्योंकि ये अंग्रेज इनके ज़िंदगी में पूरा दखल अंदाजी करने लगे। और ये यहाँ पे ऐसा आरंभ से ही अंग्रेज ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इससे आदिवासियों में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ। नेक्स्ट है आदिवासियों के प्रदेशों पर अधिकार। अंग्रेजों ने आदिवासियों के प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू किया तथा अपने फायदे के लिए सामरिक, व्यापारिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर उनके प्रदेशों में सड़क बनवाई, पुलिस थाने स्थापित किए और सैनिक छावनियां बनवाई। तो अंग्रेज सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य करने लगे। ऐसे लगने भी लगा कि नहीं, अंग्रेज कुछ यहाँ पे विकास का कार्य कर रहे हैं। जैसे सड़कें बनवाए जा रहे थे, पुलिस थाने बनवाए जा रहे थे, सैनिक छावनियां बनवाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य उस समय तो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन 1853 ईस्वी से जब यहाँ पे रेलवे लाइन का वो कार्य शुरू हुआ, तब से ऐसा लग रहा था कि नहीं, अंग्रेज कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सारे कार्य वो अपने फायदे के लिए करते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, खुद जाने के लिए करते थे, या फिर जो उनके सामान होते थे उसको पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सारे कार्य किए जा रहे थे, और सिर्फ अपने फायदे को मद्देनजर देखते हुए। नेक्स्ट है अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अनेक अधिकारी भेजे गए। तो सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में नहीं, भारत के हर क्षेत्र में जब से इनका अपना अधिकार करने लगे अंग्रेज, तो भारत के हर क्षेत्र में अपना शासन स्थापना करने लगे, अपने शासन को स्थापित किया इन्होंने। उसके लिए इन्होंने अपने अधिकारी भेजे और अनेक अधीनस्थ पुलिस के सिपाही, अन्य कर्मचारी नियुक्त किए गए। अधीनस्थ कर्मचारियों में ज़्यादातर बिहार बंगाल के थे, अर्थात गैर झारखंडी थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर आदिवासियों का शोषण किया। यहाँ पे ये गैर झारखंडी, और झारखंड तो उस समय था नहीं, लेकिन ये एक क्षेत्र था जिसमें आदिवासी लोग रहते थे, जनजातीय लोग रहते थे। उसके लिए यहाँ पे इन लोगों को छोड़ के दूसरे जो लोग थे, उनको गैर आदिवासी जो लोग थे, उनको यहाँ पे शासक बनाया गया, जो आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रांतों में बनाए गए कानूनों को लागू करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह प्रयत्न किया कि झारखंड के आदिवासी भी उस कानून का पालन करें जो कि कंपनी सरकार ने ब्रिटिश प्रांतों के लिए बनाए थे। तो जब से इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, तो ये अलग अलग कानून लाते थे और अपने अनुसार यहाँ पे लोगों को शोषित करते थे, यानी लोगों पे अत्याचार करते थे, अधिकार जमाते थे। तो वो चाहते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस कि यहाँ पे जो वो कानून बनाए हैं उसी कानून को लागू किया जाए, क्योंकि इसके पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि आदिवासियों को किसी के अधीनस्थ रहना
पड़ा था वो अपने मर्जी से रहते थे, स्वतंत्र रहते थे, उनके किसी भी शासन व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि जो कानून वो बना रहे हैं उसी कानून को ये लोग भी फॉलो करें, जिसके चलते ये मानने से इनकार कर दिया था इन्होंने, आदिवासियों ने, और जिसके चलते ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। तो जब भी हम इनके कारणों के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई कारण है जिसके चलते ये विद्रोह हुए तो आर्थिक कारण ही है। और आर्थिक कारण में कृषि कार्य में हस्तक्षेप, यानी जो इनके जीने की पद्धति थी, जो जिससे ये अपना गुजारा जीवन यापन कर रहे थे, उसमें जब हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण ये लोग विद्रोह के लिए उतर गए। तो इसमें देखते हैं प्राचीन काल से ही आदिवासी जंगल में फल फूल, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी आदि प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। वन्य पशुओं का शिकार एवं मछली पकड़ना भी उनके प्रमुख उद्यम थे, यानी ये सारे कार्य करके वो अपना जीवन यापन करते थे। उनके अनेक जनजातियां वर्ष में एक बार हस्तांतरित कृषि करते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह कृषि कार्य किए जाते हैं, और प्रत्येक वर्ष में एक नई भूमि को चुनकर उस पर खेती करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रथा को मिटाने की कोशिश की और आदिवासी को विवश किया कि प्रत्येक आदिवासी भूमि के एक टुकड़े पर अस्थायी रूप से कृषि कार्य करे। तो अंग्रेजों ने इनकी जो कार्य कृषि कार्य था, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, ये सारे कार्यों पे ये प्रतिबंध लगा दिए, और वो चाहते थे कि सिर्फ एक ही जगह आदिवासी लोग अपनी कृषि का कार्य करें। और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ ने हस्तक्षेप किया कृषि कार्य में, तो वो अस्थाई बंदोबस्त था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, और मानने के लिए उसने मजबूर कर दिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो अस्थाई बंदोबस्त को माने। और एक ही झटके में आदिवासियों की जिंदगी में उथल पुथल मच गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें लगान देना पड़ा। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत समय समय पर लगान की दर में वृद्धि होती रही। इससे ये लोग जमींदार और ठेकेदार के चुंगल में फंस गए। साहूकारों ने इनकी भूमि को ऋण के बदले में खरीद ली। तो यहाँ पे इनको किसानों को ऋण दिया जाता था साहूकारों के द्वारा कोई भी कार्य, कृषि कार्य करने के लिए, और इतनी लगान की दर बहुत अधिक थी, उसको ये लोग पूरा नहीं कर पाते थे तो ऋण लेते थे, और ऋण को भी जब ये नहीं चुका पाते थे तो इनकी जो जमीन थी उसको खरीद लिया जाता था या फिर अपने अधिकार में कर लिया जाता था। पलायन के लिए विवश, आर्थिक कारण के दौर में जब यहाँ पे अकाल पड़ने लगे और ये लगान नहीं चुका पाते थे, इनकी ज़मीन भी चली जाती थी, इस दौरान ये लोग यहाँ से पलायन करने लगे। रोजी रोटी की तलाश में अनेक झारखंडी लोग सीमावर्ती प्रदेश में चले गए, और जो कहीं नहीं जा सके उन्हें कंपनी सरकार के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा। ये आर्थिक कारण में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। नेक्स्ट है जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों एवं व्यापारियों द्वारा शोषण। ये सभी लोग जो थे, जमींदार, ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी वर्ग, या अंग्रेज के बिचौलिए माने जाते थे। ये बीच वाला काम करते थे, किसानों और रैयतों और अंग्रेजों के बीच का कार्य करते थे। लगान वसूलना, फिर लगान वसूली करना, फिर इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे अत्याचार किए जाते थे आदिवासियों पे, जिसके चलते ये लड़ाइयाँ लड़ी गई, और ये बिचौलिया बनाया था अंग्रेजों ने इनको, और इनका जमकर इस्तेमाल किया। इन लोगों ने मिलकर भोले भाले सीधे साधे आदिवासियों के शोषण में कोई कसर नहीं छोड़ा। जमींदारों ने कड़ाई से कर वसूले, ठेकेदारों को अंग्रेजों ने जंगल काटने के ठेके दे दिए, साहूकारों ने काफ़ी ऊंची दरों पर ऋण दिए, और व्यापारियों ने वस्तुओं के मनमाने दाम वसूले। यानी इन आदिवासियों के साथ ये सारे अत्याचार हो रहे थे उस समय, जिसके कारण उन्होंने जनजातीय विद्रोह किया। और सामाजिक कारण में देखते हैं जनजातीय प्रथाओं में हस्तक्षेप। जब इनकी कुछ अलग ही प्रथाएं होती थी, अभी भी हैं, जो जितने भी जनजातीय हैं, तो उस समय जो इनके प्रथाओं में, विलियम बेंटिंग के समय में ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई कानून बनाए। इन कानूनों को लागू करने पर जनजातियों ने कड़ा विरोध किया। अब तक वे अपने मामले खुद तय किया करते थे तथा अपनी जनजातीय परंपरा के अनुसार अपराधी को दंड दिया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनके अधिकार को छीनने का प्रयास किया तथा ब्रिटिश कानून को मानने पर विवश किया। तो जैसा कि हम जब भी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, परहा पंचायत शासन व्यवस्था, तो इन सभी शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। अगर उसी में अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसको सलाह मशवरा करके दंड दिया जाता था, या फिर कोई भी कार्य हो वो सब एक दूसरे से मिल के किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसमें भी हस्तक्षेप किया, जिसके कारण ये इन लोगों में असंतोष की भावना फैल गई।
दीकू आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। दीकू जो बाहरी लोग थे जिनको गैर आदिवासी कहा जाता है, वो उनके चलते भी सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा आदिवासियों को, क्योंकि उन्हें आदिवासियों को अपने से हीन समझते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। इस कारण भी आदिवासियों ने विद्रोह किया। धार्मिक कारण देखते हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियाँ। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी इनके धार्मिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप किया। समय समय पर आदिवासियों की मदद की, सेवा किया, वो सिर्फ विपत्तियों में, लेकिन सब दिखावा था। ये लोग आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए ये सभी कार्य करते थे। इनके साथ दया का भाव दिखाते थे, इनकी सेवा करते थे, ताकि ये लोग आदिवासी लोग जो थे वो ईसाई धर्म को अपना ले और जनजातियों के पारंपरिक विश्वास प्रणाली के विरुद्ध बोलते थे और काम करते थे, जिसके चलते जनजातियों ने इनका भी विरोध किया। तो जनजातियों ने ईसाई धर्म प्रचार का भी विरोध किया, और साथ में अंग्रेजों, जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों, इन सभी के विरुद्ध इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और विद्रोह किया, जिसे हम जनजातीय विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी विद्रोह हुए थे वो सबका लाइन बाय लाइन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।